नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 11 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग यहां पे न्यूज़ देखेंगे असम ट्रिब्यून से। यहां पे हम लोग बात करेंगे ग्रीन दिवाली के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीबडी ऑफ देयर नाउ। रिसेंटली ग्रीन दिवाली के बारे में क्यों इसलिए ज़्यादा न्यूज़ है क्योंकि नौगांव कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ने असम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैरी आउट किया था, जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की गई थी रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ ग्रीन दिवाली। नाउ ग्रीन दिवाली क्या होता है? देखो, नॉर्मल दिवाली ग्रीन दिवाली कोई अलग सा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो ग्रीन, देखो हमको पता है ग्रीन दिवाली के समय जो है हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, राइट। बट पटाखे जब भी फोड़ते हैं ना, तो पटाखों में क्या होता है ना, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो क्या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जैसे मैग्नीशियम, जैसे बेरियम, राइट। अब इसके मतलब ग्रीन दिवाली में हम लोग ये नहीं करके क्या करते हैं, मेनली हम लोग इको फ्रेंडली क्रैकर्स फोड़ते हैं। इको फ्रेंडली क्रैकर्स ऐसे होते हैं जो क्या एयर एज वेल एज नॉइस पॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली कम फैलाते हैं एज़ कम्पेयर टू फायर क्रैकर्स, राइट। मतलब जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल क्रैकर्स से ये लेस पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे ग्रीन क्रैकर्स में क्लियरली यहाँ पे बोला गया है दैट कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट या फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, ना कि मैग्नीशियम एंड बेरियम का, जो क्या इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, राइट। तो ये है हमारे ग्रीन दिवाली के बारे में। नेक्स्ट टाइम ऑफ इंडिया के से ये न्यूज़ आर्टिकल एक्सट्रैक्ट किया गया था, जहाँ पे एक नया फ्रेश वाटर स्पीशीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, जिसका नाम है अवाओस मोटला। देखो ये वाला स्पीशीज़ है ना, ये स्पीशीज़ एज अभी नया जो है ना, मतलब इससे पहले अगर देख लोगे ये स्पीशीज़ अनरजिस्टर्ड था। मतलब बहुत दिन से जो है ना उड़ीसा के लोग इस एडिबल स्पीशीज़, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ को खाते हैं, बट अभी तक इस स्पीशीज़ को रजिस्टर नहीं किया गया था। मतलब सुन लो, इतना दिन से हम लोग खा रहे हैं बट अभी तक इसको रजिस्टर नहीं किया गया था, बट फाइनली इसको रजिस्टर किया गया है, जो कि एक येलो कलर का बॉडी है और इसको कंज्यूम किया जाता है फ्रेश एज वेल एज ड्राई, और ये ज़्यादातर उड़ीसा के महानदी रिवर से मिलता है, ठीक है। याद रहेगा, अवाओस मोटला रिसेंटली न्यूज़ में था, किस लिए था? यस। नेक्स्ट, इंडियन पॉर्क्यूपाइन न्यूज़ में था ना। इंडियन पॉर्क्यूपाइन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडियन पॉर्क्यूपाइन ने रिसेंटली तमिलनाडु में एक मेल टाइगर को किल कर दिया है। समझ रहे हो ना? पॉर्क्यूपाइंस क्या होता है? देखो ये स्पीशीज़ हो रहता है ना, इस इतना छोटा दिख रहा है यार, ये तो इतना बड़ा शेर को कैसे मार सकता है? इतनी इसकी हिम्मत, इतनी इसकी औकात। देखो क्या हुआ ना, दैट ये जो है ना, इसके शरीर में जो स्पाइंस होते हैं, शार्प स्पाइंस होते हैं, और ये अडेप्टेबल फीचर है। मतलब कोई भी अगर इसको अटैक करने आएगा ना, तो इसको ये स्पाइन से उसको शरीर के भीतर घोप सकता है, ये है ना। और इसीलिए देख रहे हो ये देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये टाइगर में देख रहे हो यहाँ पे स्पाइन घुसा हुआ है यहाँ पर। मतलब टेक्निकली ये टाइगर इसको स्पीशीज को खाना चाह रहा था, बट खाते खाते ये स्पाइंस जो है उसके शरीर में भीतर घुस गए, और ये पॉर्क्यूपाइन का डिफेंसिव बिहेवियर है और एक एडाप्टेशन है, जो क्या इन रोडेंट्स को हमें देखने को मिल सकता है। ये थॉर्नी रोडेंट्स होता है, जो क्या लॉन्गेस्ट लिविंग रोडेंट्स है, ठीक है। इंडियन पॉर्क्यूपाइन, आशा करता हूँ समझ रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक फंड के बारे में, जो क्या है लॉस एंड डैमेज फंड। देखो क्लाइमेट क्राइसिस जो है ना, ये इंटेंसिफाई हो रहा है, राइट। इसीलिए मेन जो फोकस है ना, वो किस पर पता है? अडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज के ऊपर, राइट। सो इसीलिए ये फंड है लॉस एंड डैमेज फंड। इसका नाम ही है लॉस एंड डैमेज फंड। मतलब ये जो है ना, इकोनॉमिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके लॉस एंड डैमेजेस को भरने के लिए। अब किस टाइप का लॉस एंड डैमेजेस? वो लॉस एंड डैमेजेस जो क्या इन्वायरमेंट के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसका मेन रीज़न पता है क्या है? मेन रीज़न ये डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो रहा है। मेन रीज़न है ये डेवलप्ड कंट्रीज़, राइट। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देख लोगे, डेवलप्ड कंट्रीज के कारण ही दुनिया भर पॉल्यूटेड हुई है, जिसके कारण दुनिया भर में डैमेज हो रहा है, और पुअरेस्ट नेशंस को तो सबसे ज़्यादा इसका ब्रंट फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो फंड है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने वाली ये फंड है, जिसको 19th कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का था ना, ऑफ UNFCCC, जो क्या 2013 में हुआ था, तब जो है ना फॉर्मली एग्री किया गया था हर मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, जी हाँ हम लोग एक लॉस एंड डेवलपमेंट फंड बनाएंगे। हाउएवर
जो 2021 में COP26 हुआ था उसमें बोला गया था that देखो एक 3 ईयर का टास्क फोर्स गठन किया जाएगा जो क्या जिसका काम क्या करेगा ये कंसिडर करेगी दैट ये फंड अरेंजमेंट जो होगा लॉस एंड डैमेज का वो कैसे होगा, राइट नाउ। ये फंड इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे एक इक्विटी और जस्टिस तो प्रोवाइड होता ही है दैट पहले अमीर देशों ने पॉल्यूशन तो कर दिया बट वो लोग भुगतान भी कुछ तो कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बट साथ ही साथ क्लाइमेट एडेप्टेशन लिमिटेशंस जो क्या पुअरेस्ट या फिर अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा है ना, उनके पहले से पास जो पैसे नहीं थे अपने आप को अडेप्ट करने को, वो पैसे भी थोड़े मोड़े कुछ तो मिलेंगे। यही नहीं, क्लाइमेट जस्टिस इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है अगर ये हो गया तो, जिससे क्या इंटरनेशनली जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ तो एक बेनिफिट होगा, मतलब काइंड ऑफ जस्टिस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइमेट जस्टिस, राइट। एंड रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस बिल्डिंग, तो ऑफ कोर्स अगर आप क्लाइमेटिक अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो तो यस यू आर बिल्डिंग अ रेजिस्टेंस, राइट, रेजिलियंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में हाई एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के बारे में। इंडिया में जो ये कोड है ना 2017 में जो आया था, ये कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन अर्न हुआ है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, और इंटरनेशनल एजेंसी ने इस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को रिकॉग्नाइज किया दैट ये जो है इंडिया में ये एक नोटेबल एक्सेप्शन है अमंग ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज़, और इंडिया क्लियरली देख रहा है दैट इंडिया इज़ गोइंग टुवर्ड्स हाई एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये जो है ना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये कोड 2007 में, जिसको अपडेट किया गया था 2017 में, इसीलिए ये लिखा हुआ है 2017, ठीक है। इसका मेन एम क्या था पता है, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है ना, उन जो वैसे बिल्डिंग्स जो क्या जिनके पास 100 किलोवाट या फिर उससे ज़्यादा का लोड होता है, तो ये कोड सेट करता है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड, जिससे इस टाइप के बिल्डिंग्स में एनर्जी को सेव किया जाता है बाई 25 से लेकर 50% तक एनर्जी को सेव किया जाता है, ठीक है। और ये एप्लीकेबल नए बिल्डिंग्स के लिए तो है ही, बट साथ ही साथ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के लिए भी है। बिल्डिंग्स मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पता है, आप लोगों ने शॉपिंग मॉल्स तो देखा होगा ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स होती है, और जब भी शॉपिंग मॉल्स के भीतर घुसोगे हर एक भले ही दुकान लगे हो, भले ही वहाँ पर कंज्यूमर हो या ना हो, बट वहाँ पे आप देखोगे दुकान बहुत चमक रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है, राइट। तो आप सोचो इस टाइप के जो बिल्डिंग्स होते हैं उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे लाइटिंग सिस्टम जो है, लाइट्स जो है कम से कम जलानी पड़े। इसीलिए ये बोला गया है दैट ये जो है ना बिल्डिंग्स में ये स्टैंडर्ड्स दैट इज़ ECBC स्टैंडर्ड, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के स्टैंडर्ड्स लगता है, जिसमें 3 टाइप्स के हैं। एक है ECBC प्लस और सुपर ECBC। वो डिपेंड करता है ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इस एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका एफिशिएंसी थोड़ा कम है, इसका एफिशिएंसी और भी रिस्पेक्टिवली इन तीनों में थोड़ा कम है, राइट। एंड आउट ऑफ 28 जो स्टेट्स है, 23 ने तो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड रूल्स, बट ओनली 15 ने ही अभी तक अडॉप्ट किया है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना 2022 का, ये क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है ट्रांसफॉर्मिंग ECBCs टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड्स, जिससे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा वैसे मेजर्स जिससे सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके एनर्जी सेक्टर में, जिससे एनर्जी भी कम घटे और ऑफ कोर्स बिजनेस भी ज़्यादा बढ़े, राइट। और इसके लिए मैंडेट किया गया है इको निवास संहिता फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एज वेल, जिससे रेसिडेंशियल बिल्डिंग सेक्टर्स जो है ना वहाँ पर भी एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग PIB का ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में, NCI है क्या। देखो क्यों न्यूज़ में था दैट इज़ नॉट ऑफ आवर इम्पोर्टेंस, बट क्या है, यस देखो कोल का डिमांड बढ़ रहा है, राइट, और फेस्टिव सीजन्स और विंटर्स में तो कोल का डिमांड और भी बढ़ेगा। इसीलिए कोल प्रोड्यूसर्स जो है वो स्केल अप करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिससे इन नीड्स को फुलफिल अप किया जा सके। इसीलिए NCI नेशनल कोल इंडेक्स, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, ये एक इंडेक्स था जो क्या है प्राइस इंडेक्स। नाउ ये प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है दैट कोल के प्राइसेस के चेंज कैसे हो रहा है एज कंपेयर टू द रिलेटिव बेस ईयर, जो क्या है 2017 2018 के हिसाब से 2019 को, 2020 को, 2021 को, 22 को, 23 को, तो ओवरऑल कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं,
नाउ ये क्या करता है, कंपाइल करता है प्राइसेस फ्रॉम ऑल द कोल सेल्स चैनल, जहाँ जहाँ कोल सेल्स चैनल्स है ना इंडिया में, हर जगह का प्राइस कंपैरिजन करता है, इंपोर्ट वाले कोल के भी प्राइस कंपेयर करता है, और फाइनली एक फार्मूला के तहत रेवेन्यू शेयर पर टन कितना होना चाहिए वो निकाला जाता है, राइट। इससे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो कमर्शियल ऑक्शन जब भी करती है ना कोल माइंस का, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल को भी मदद मिलता है, क्योंकि उनको एक पर टन कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस टन के बेसिस पे ही ना मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी अपना वो डिमांड करेगी कुल कोल ब्लॉक से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट। ये ऑर्गेनाइज रिसेंटली किया गया था बाय इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सेलेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना के द्वारा, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में आपको पता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होती है, उससे पहले फेज में किया गया ये। नाउ ये है क्या, देखो इस इवेंट के दौरान एक गुरुकुल लॉन्च किया गया था। नाउ गुरुकुल क्या है, ये इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज है, और गुरुकुल का एम पता है क्या है, एम यही है दैट जो दोनों देशों के बीच में जो इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स है ना, उनको डिफेंस इकोसिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके, जिससे दोनों देशों के जो डिफेंस स्टार्टअप्स है वो लोग डिफेंस प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके, राइट। इंडस एक्स इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया था जून 2023 में, और ये सर्व करता है डिफेंस इनोवेटिव ब्रिज, जिसके तहत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और चैलेंजेस को फेस किया जा सके बिटवीन एकेडमिया इंगेजमेंट और साथ ही साथ स्टार्टअप्स के बीच में बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ इंडिया एंड यूएसए, राइट। जैसे अगर एक इंडिया का स्टार्टअप है वो उसमें ऑफ कोर्स कॉलेजेस इंडस्ट्रीज़ एक साथ स्टार्टअप्स एक साथ आ जाएंगी और जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगी, राइट। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।